गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम अगस्त 28 के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारे फैक्ट यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सेशन में एंड तक बने रहिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हो तो। पीडीएफ का फिर से कमेंट देखा है मैंने कि पीडीएफ सर कहाँ मिलेगी, तो आप सभी को बता देता हूं कि आपको पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्रेजी जी के ट्रिक के। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल होती है, रोज वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो 28 अगस्त के सभी करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। क्वेश्चन आपको सिंपल लगेगा, लेकिन यहां पर डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आप सभी को आंसर पता है, लेकिन यहां पर हम जो डिटेल डिस्कस करेंगे उनको ध्यान से सुनिएगा। एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। पहले आंसर लेंगे, पैरालंपिक 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? फ्रांस के पेरिस में। पेरिस ओलंपिक अभी आयोजित किया गया था और अब आज से शुरू होगा पैरालंपिक 2024, है ना। फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। तो पहली चीज तो आपको आंसर तो इजीली मिल गया। डिटेल की बात करेंगे भैया यहां पर हम। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 की बात करें तो इस बार ये 17वां एडिशन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट इसे नोट कीजिएगा, 17वां एडिशन है, जो कि 28 अगस्त मतलब आज शुरू हुआ है और 8 सितंबर तक आयोजित किया जाने वाला है। ओलंपिक फ्रीज इसका मैस्कॉट है। 22 अलग अलग खेलों में 549 इवेंट यहां पर आयोजित किए जाने वाले हैं। इंडिया की बात करें कि भैया पेरिस पैरालंपिक में इंडिया की ओर से कितने एथलीट गए हैं, तो इंडिया की ओर से सबसे बड़ा एथलीटों का दल गया है इस बार। 84 एथलीट प्लेयर्स इंडिया की ओर से गए हैं। 32 विमेन हैं और 52 मेन हैं यहां पर ऑल ओवर, ठीक है। शेफ डी मिशन किससे बनाया गया था पेरिस पैरालंपिक के लिए? कुछ सेशंस पहले हमने बात की थी। यह है सत्य प्रकाश सागवान, शेफ डी मिशन। और नॉर्मल जो ओलंपिक हुआ था पेरिस ओलंपिक, उसमें शेफ डी मिशन कौन थे? गगन नारंग। ठीक है, आगे बढ़िए। पेरिस पैरालंपिक में फ्लैग बिरियर की बात करें तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। नेक्स्ट एडिशन आयोजित किया जाएगा पैरालंपिक का 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में। लास्ट बार पैरालंपिक टोक्यो में हुआ था नॉर्मल ओलंपिक के साथ, तो 16वां एडिशन था टोक्यो पैरालंपिक 2020 का। टोक्यो पैरालंपिक जापान के टोक्यो में आयोजित किए गए थे 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक। 2020 के थे, लेकिन कोविड के कारण एक साल लेट हुए थे। सोमिटी इसका मैस्कॉट था उस वक्त, यहां पर आप देख सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की अगर हम मेडल टेली देखें, मैंने आपको पहले ही बोला है सारी डिटेल यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस बार का पैरालंपिक छोड़ के अगर टोक्यो से कुछ पूछ लिया तो दिक्कत आएगी, इसलिए एक बार यहां पर समझिए कि जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें मेडल टेली में पहले स्थान पर चाइना रहा था। 207 मेडल इसने अपने नाम किए थे, जिसमें से 96 गोल्ड थे। सेकेंड नंबर पर ब्रिटेन 124 मेडल जीते, 41 इसके पास गोल्ड थे। थर्ड पर था यूएसए 104 मेडल के साथ। इंडिया की बात करें तो इंडिया टोक्यो पैरालंपिक की मेडल टेली में 24वें स्थान पर था। 19 मेडल हमने जीते थे, जिसमें से 5 हमारे पास गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज थे। ऑल ओवर 19 मेडल हमने जीते थे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। अब सभी एथलीट जो थे उनकी बात तो कर नहीं पाएंगे, तो हम यहां पर जो गोल्ड मेडल विनर रहे हैं उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो अवनी लेखरा सबसे इंपॉर्टेंट, शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था। विमेंस R2 एक कैटेगरी होती है पैरालंपिक की, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 ये कैटेगरी है, ध्यान रखना। SH1 एक कैटेगरी है जो कि जो पैरा खिलाड़ी होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, उनके लिए यूज किया जाता है कि वो किस तरीके से फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उस आधार पर अलग अलग कैटेगरी होती है। तो ये SH1 कैटेगरी थी। विमेंस R2 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता। सुमित अंतिल एथलेटिक्स में इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड अपने नाम किया था।
मनीष नरवाल की बात करें शूटिंग में मिक्स्ड P4 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी, ये हो गई कैटेगरी, ठीक है। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर की बात करें तो इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता था। प्रमोद भगत ने मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी में गोल्ड जीता था और मेंस सिंगल SH6 कैटेगरी में कृष्णा नागर ने गोल्ड अपने नाम किया था बैडमिंटन में। तो ये 5 गोल्ड विनर हो जाते हैं, गोल्ड मेडल विनर। यहां पर प्रमोद भगत से याद आ रहा है क्या, अभी हमने एक आध दो सेशन पहले इनके बारे में डिस्कस किया था। प्रमोद भगत क्यों सुर्खियों में थे, कमेंट में बताना, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट अवनी लेखरा के बारे में याद रखना, विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, ठीक है, इसमें SH1 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इसके अलावा विमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में SH1 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इस तरीके से एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी, कौन, अवनी लेखरा। एक ही ओलंपिक में या एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल। वैसे नॉर्मल ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 मेडल कौन लेकर आया इस बार, मनु भाकर। और ये पैरालंपिक में एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल लाई थी अवनी लेखरा, है ना, शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है। तो यहां पर फोकस क्वेश्चन भी था हमारा, पैरालंपिक के सारे फैक्ट पता चल गए। टोक्यो पैरालंपिक को भी यहां पर हमने शॉर्ट में समझने की कोशिश की। अब यहां पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। ये हमने, हाँ, ये एक चीज और बता देता हूं आपको कि पैरालंपिक की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 1960 में पैरालंपिक शुरू हुआ था रोम में, 1960 में सबसे पहली बार पैरालंपिक की शुरुआत हुई थी। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इसका आयोजन करवाती है, ठीक है। भारत ने सबसे पहली बार इजराइल के तेल अवीव में आयोजित किया गया था 1968 में पैरालंपिक गेम्स, इसमें पार्टिसिपेट किया था पैरालंपिक गेम्स में। भारत के लिए सबसे पहला मेडल की बात करें तो मुरलीकांत पेटकर, ये तैराकी में गोल्ड लेकर आए थे, जर्मनी में हुआ था 1972 में पैरालंपिक। तो ये भारत का पहला पैरालंपिक का मेडल है जो मुरलीकांत पेटकर लेकर आए थे, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, हिस्ट्री है पैरालंपिक की, याद रखिएगा, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां पर आज मैं आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो एसएससी का टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आज के इस ऑफर ऑफ द डे में अवेलेबल है। यहां पर देखिए एसएससी के एग्जाम लाइनअप है, आप सभी को पता है। तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, इन सभी के आपको कंपाइल रिकॉर्डेड बैच, एसएससी टारगेट बैच आपको यहां पर मिल जाएगी। आपके एसएससी के लिए जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी टॉपिक है, वो सब इस सिंगल बैच में कवर हो जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से, काफी कम समय होता है कि इतने नॉमिनल प्राइजेस इन कोर्स पे, बड़े कोर्सेस पे आते हैं। तो आप अवेल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। और इसके अलावा आपको पता है इंक्वायरी नंबर दिया गया है, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो बिना देर किए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अवेल कर सकते हैं एसएससी के टारगेट बैच को, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया गया। तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, इसे डेवलप किया है आरबीआई ने। आरबीआई ने लोन प्रोसेस, जो लोन लेते हैं लोग, उनकी प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को विकसित किया है आरबीआई ने, ठीक है। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने हाल ही में इंफॉर्म किया है कि भैया आरबीआई का न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के नाम से। ओके, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, मैं आपको शॉर्ट में यूएलआई बोलूंगा तो समझ लेना इसी की बात हो रही है। फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया है, आगे चलकर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। यूएलआई है क्या, अभी हमने बात की, लोन लेने में आम आदमी को यह मदद करने वाला है। मुख्य उद्देश्य यही है कि भैया लोन की प्रोसेस को इजी बनाया जाए, फास्ट बनाया जाए, स्मूथ बनाया जाए। ये यूएलआई का मुख्य उद्देश्य है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का, ठीक है। वर्क कैसे करेगा, तो देखिए कॉन्टेक्ट ऑल,
सभी इसमें जुड़े होंगे, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर लोन देने वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, और आप भी, आम आदमी भी, ये सब इससे जुड़े होंगे। आप आवेदन कर सकते हैं, जुड़ने का मतलब आप आवेदन कर सकते हैं लोन देने वाले सभी ऑर्गेनाइजेशन को। आसानी से लोन के लिए आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन लोन प्रोसेस, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन सबमिट किया, वेरिफिकेशन भी आपको यहीं पर हो जाएगा, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, और आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भी टाइम बचेगा भाई। सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड होगा वो आपको यहां पर लोन दे देगा। जिस भी बैंक में या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन में आपने अप्लाई किया है वो आपके यहीं पर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेगा। ठीक है, यूएलआई की मदद से लोन में एप्लीकेशन और अप्रूवल की प्रोसेस तेज हो जाएगी भाई, और आपको भी यहां पर आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपको लोन सैंक्शन हुआ है या नहीं। ओके, ऑनलाइन ही ट्रैक कर पाएंगे। अलग अलग प्रकार के लोन यहां पर मिल सकते हैं, पर्सनल लोन मिल जाएगा, होम लोन मिल जाएगा, एजुकेशन लोन मिल जाएगा। तो यूएलआई के काफी सारे फायदे, स्पेशली भारत में एग्रीकल्चर और एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेस है, उनकी लोन की डिमांड को पूरा किया जा सके। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य तो यह है यूएलआई को डेवलप करने का। ठीक है, तो यूएलआई को किसने डेवलप किया, विकसित किया? तो इसे आरबीआई ने विकसित किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कल हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की वैसे बात की थी, अगर आपको पता है तो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर इसे इंट्रोड्यूस किया है। 1 अप्रैल 2025 से ये देश में लागू होगी। अब इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर बी। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है, और इसी के साथ यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बनने वाला है। 24 अगस्त को ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीआई की परमिशन दी है, इसे मंजूरी प्रदान की है। यूपीएस की परमिशन दी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको कल भी बता चुका था, आज भी रिपीट कर देता हूं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से देश में लागू होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट 23 लाख एम्प्लॉय को इस योजना का फायदा दिया जाएगा, इस स्कीम का फायदा दिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत अगर कोई 25 साल तक कोई सेवा देता है, ठीक है, 25 साल सेवा देनी होगी एम्प्लॉयज को, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है 25 साल सेवा देने के बाद लास्ट के जो 12 मंथ की उसकी सर्विस होगी, लास्ट का 1 साल, उसके 12 मंथ का एवरेज, उसका जितना भी सैलरी आई है 12 मंथ की एवरेज, उसका 50% अब रिटायरमेंट के बाद उसको कंटिन्यू जीवन भर उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा यूपीएस के तहत। ठीक है, इसके अलावा अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसको, जो कर्मचारी को जो पेंशन आती है, उसका फैमिली में जो भी एलिजिबल मेंबर होगा उसको उसकी पेंशन का 60% कर्मचारी की मृत्यु पर दिया जाएगा। ठीक है, फैमिली को मिलने लगेगी किसी को भी। कम से कम 10 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना जरूरी हो जाएगा। अगर कोई 10 साल मिनिमम या इससे ज्यादा काम करता है तो फिर उसके सैलरी का एवरेज के आधार पर या फिर मिनिमम हर महीने 10,000 रुपए की तो पेंशन दी ही जाएगी। मिनिमम 10,000 रुपए हर मंथ तो दिए ही जाएंगे अगर किसी ने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं जॉब में। और इसके अलावा फिर भाई एक सैलरी का एक एवरेज निकाला जाएगा, उसके आधार पर भी उसकी पेंशन डिसाइड की जा सकती है, लेकिन मिनिमम 10,000 तो दिया ही जाएगा। तो ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पहला राज्य जो इसे लागू करने का फैसला किया है, जिसने कौन है? महाराष्ट्र। निम्न में से किन 2 राज्यों के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा? तो 2 राज्यों ने हाल ही में समझौता किया है श्री कृष्ण गमन पथ डेवलप करने का। एक पाथ है श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी जगह है, राजस्थान और एमपी के बीच में यह समझौता हुआ है। तो पहले तो आंसर लें। अब राजस्थान और एमपी से जुड़ी हुई श्री कृष्ण भगवान की जितनी भी प्लेसेस है उनके लिए एक पाथवे, एक रूट तैयार किया जाएगा ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके और जो श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई संस्कृति है उसे प्रमोट किया जा सके। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने श्री कृष्ण गमन पथ डेवलप करने के लिए हाल ही में समझौता किया है। देखो,
मध्य प्रदेश में जाना पाओ है ना, धार का क्षेत्र जाना पाओ और संदीपनी आश्रम उज्जैन, ये क्षेत्र ऐसे हैं जो कि श्री कृष्ण भगवान की मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। और राजस्थान के रूट से होते हुए कभी वो पहुंचे थे संदीपनी आश्रम तक, मथुरा से, सॉरी वृंदावन से, उस वक्त वृंदावन में थे। तो इस आधार पर एक रूट है जो राजस्थान और एमपी तक आता है। ठीक है, देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा, दोनों के बीच में समझौता हुआ है। जन्म स्थली मथुरा से लेकर उनकी शिक्षा स्थली उज्जैन तक को जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी आश्रम था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा हासिल की थी ऋषि सांदीपनी ऋषि के नेतृत्व में, या फिर वो उनके गुरु थे, है ना। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन का सांदीपनी आश्रम हो गया, भगवान कृष्ण ने यहां पर शिक्षा हासिल की थी। जाना पाओ मध्य प्रदेश के इंदौर में ही जाना पाओ की पहाड़ियां है, वहां पर परशुराम जन्म स्थली है। मान्यताएं हैं कि वहीं पर परशुराम जी ने ही सुदर्शन चक्र दिया था कृष्ण भगवान को। धार के पास अमझेरा है, मान्यता है कि यहां से ही रुक्मणी जी का हरण किया था श्री कृष्ण भगवान ने। ठीक है, तो ये मान्यता है कुछ। राजस्थान के कोटा भरतपुर से होते हुए वो सांदीपनी आश्रम तक आए थे, तो वहां पर भी राजस्थान में भी प्लेसेस देखने को मिलते हैं श्री कृष्ण भगवान के। तो एक पाथ तैयार किया जा रहा है, श्री कृष्ण गमन पाथ, जाने का रास्ता, गमन मतलब। तो 525 किलोमीटर का ये रूट होगा भाई, है ना। कल्चरल रिलीजन साइट्स को बढ़ावा देना, भगवान श्री कृष्ण भगवान की जितनी भी साइट्स हैं उनको प्रमोट करना मुख्य उद्देश्य। एमपी और राजस्थान ने समझौता किया है श्री कृष्ण गमन पाथ के लिए। हरगोविंद सिंह धालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया? हरगोविंद सिंह धालीवाल की बात करें तो ये नए डीजीपी बने हैं अंडमान निकोबार के। कहां के? अंडमान निकोबार डीजीपी बने। सीनियर आईपीएस अधिकारी है भाई हरगोविंद सिंह धालीवाल। वर्तमान में दिल्ली ट्रैफिक जोन सेकेंड में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में कार्यरत है, लेकिन अब इनको डीजीपी नियुक्त किया गया है अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी का। इनके पहले देवेश चंद्र श्रीवास्तव इस स्थान पर थे, डीजीपी थे अंडमान निकोबार के, ये हटे हैं। और अब अंडमान निकोबार के नए डीजीपी कौन? हरगोविंद सिंह धालीवाल। याद रहेगा, ठीक है। विश्व जल सप्ताह 25 से लेकर 29 अगस्त 2024 तक मनाया जा रहा है। 2024 की थीम क्या है? तो विश्व जल सप्ताह, वर्ल्ड वाटर वीक, कब मनाया जा रहा है? पहले तो ये 25 से लेकर 29 अगस्त 2024 तक। ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर 2024 में वर्ल्ड वाटर वीक की थीम है। आंसर डी। उद्देश्य समझ में आ गया इसे मनाने का? पूरे वर्ल्ड को वाटर सेविंग के प्रति जागरूक करना, क्योंकि भाई पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो पीने का पानी बहुत ही कम है। ऑलमोस्ट देखें तो हम 2.5% के आसपास पीने का पानी होगा, उसमें से भी आधे से ज्यादा तो ग्लेशियर के रूप में ही। तो पूरे वर्ल्ड को पीने के पानी के प्रति जागरूक करना वर्ल्ड वाटर वीक मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। 25 से लेकर 29 अगस्त 2024 तक इस साल मनाया जा रहा है। ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर 2024 में इस वीक की थीम है। सबसे पहली बार स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा 1991 में इसे आयोजित किया गया था और 1991 से हर साल इसे मनाया जा रहा है। इस बार कब? 25 से लेकर 29 अगस्त तक, वर्ल्ड वाटर वीक। हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कान्हू किस राज्य में खोला गया? तो दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र, ठीक है ना, ट्राइबल नॉलेज सेंटर दक्षिण भारत का कान्हू के नाम से खोला गया है भारत के कर्नाटका राज्य में। आंसर सी। कर्नाटक में एक प्लेस है चामराजनगर जिला है, यहां पर बीआर हिल्स देखने को मिलती और इसी पर यहीं पर ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर एक स्थित है जिसमें कान्हू को लॉन्च किया गया है, जो कि एक ट्राइबल नॉलेज सेंटर है दक्षिण भारत का। कान्हू, कान्हू का अर्थ होता है सदाबहार जंगल। तो जंगल में रहने वाली जो ट्राइब्स है दक्षिण भारत की, उनके बारे में ये जो नॉलेज सेंटर है, ट्राइबल नॉलेज सेंटर, उनसे रिलेटेड सभी हिस्ट्री, कल्चर और रीति रिवाजों को अगर किसी को जानना है तो उसके लिए ट्राइबल नॉलेज सेंटर खोला गया। ठीक है, साउथ इंडियन जितने भी ट्राइबल्स है दक्षिण भारत में रहने वाली,
उनको जानने के लिए बुक्स, लाइब्रेरी है ना यहां पर अवेलेबल रहेगी ट्राइब्स नॉलेज सेंटर में। तो दक्षिण भारत की जनजातियों के बारे में यहां पर जानने का किसी को भी मौका मिलेगा। तो ट्राइबल नॉलेज सेंटर है दक्षिण भारत का, कानू के नाम से स्थापित किया गया, कहां पर? कर्नाटक राज्य में। चर्चा में रहा पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पंपादुम शोला नेशनल पार्क की बात करें तो यह देखने को मिलेगा भारत के केरल राज्य में, दक्षिण भारत में केरल स्टेट में। अभी सुर्खियों में क्यों है भाई? तो देखिए ये केरल है आप देख रहे हैं, और यहां पर आपको पर्टिकुलर एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ये मेंशन है, ठीक है। तो पंपादुम शोला नेशनल पार्क भारत के केरल राज्य में स्थित है। यहां पर एक पौधे की प्रजाति खोजी गई है, गोग्रोनीमा पौधा है, इसकी प्रजाति खोजी गई है गोग्रोनीमा सरीधरनी, इसे नाम दिया गया है पौधे की प्रजाति को, ठीक है ना। केरल में एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक वैज्ञानिक रहे हैं एन शशिधरन, इनके नाम पर ही गोग्रोनीमा शशिधरनी पौधे को नाम दिया गया, ठीक है ना। वैसे तो पहले भी इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर प्रदेश, पंजाब और वेस्ट बंगाल में खोजा जा चुका है, लेकिन अब ये दक्षिण भारत में मिली है केरल के पंपादुम शोला नेशनल पार्क में। पौधे की प्रजाति है जिसे गोग्रोनीमा शशिधरनी नाम दिया गया। नेशनल पार्क की बात करें तो केरल के इडुक्की जिले में आता है पंपादुम शोला नेशनल पार्क, ऑलमोस्ट 12 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे आएंगे, राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डायना पुंडोले। आंसर बी, डायना पुंडोले भारत के, ये आप इमेज देख सकते हैं इनकी, भारत के पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती है डायना पुंडोले। चेन्नई में आयोजित एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में एमआरएफ सलोन कैटेगरी का इन्होंने खिताब जीता है। तो इस तरीके से इंडियन रेसिंग चैंपियनशिप को जीतने वाली ये भारत की पहली महिला बनी है। कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली, ठीक है, डायना पुंडोले। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाले विधेयक को पारित किया है? तो यह राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य, आंसर ए। आपको पता है पूरे देश में महिलाओं की विवाह की आयु कितनी है? 18, पुरुषों की कितनी है? 21, सही है। अब हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसने एक बिल पास किया है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, जिसके तहत अब वो वहां की जो बेटियां है राज्य की, उनकी न्यूनतम उम्र शादी की 21 साल कर दी है उन्होंने। 27 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनीराय शांडिल, इन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024 को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में रखा था और यह विधानसभा में पास हो गया, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में बेटियों की, वैसे अभी राज्यपाल के सिग्नेचर नहीं मिले, गवर्नर की अगर मंजूरी मिल जाती है, जो कि डन है कि मिल जाएगी, तो अब हिमाचल प्रदेश में विवाह की, महिलाओं की विवाह की, लड़कियों की विवाह की एज हो जाएगी न्यूनतम 21। और इस तरीके से हिमाचल प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य होगा जहां पर बेटियों की विवाह की उम्र न्यूनतम 21 साल होगी हिमाचल प्रदेश में। इंडियन गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट में ऐसा प्रस्ताव ला चुकी है, पर वो पास नहीं हो पाया था, तो अभी तक तो देश में कहीं भी लागू नहीं है, पर अब हिमाचल प्रदेश में ये लागू होगा। न्यूनतम बेटियों की शादी की उम्र कितनी हो जाएगी? 21 साल। ऐसा प्रस्ताव पास करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। अब लागू हो जाता है, राज्यपाल की सिग्नेचर मिल जाएगा तो ये कानून बन जाएगा। ओके, तो यहां पर 28 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में हमने डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को समझा, इंपॉर्टेंट थे। अब हम आएंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो एमसीक्यूज फॉर्म में फटाफट हम आंसर ले लेंगे। 26 अगस्त को गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की? तो कितने बनेंगे? 5। हाल ही में केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी? तो बायो E3 पॉलिसी।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अभी हमने बात की थी। बुक द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन किसके द्वारा लिखी गई? तो इसे लिखा है कल्पना शंकर ने, है ना। निम्न में से किसे आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है किसे? तो यह नियुक्त किया गया है संजीव रैना। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का निधन हो गया? तो यह लेबनान के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं सलीम अल होस। पावेल वेलेरिविच ड्यूरोव किस मैसेंजर ऐप कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं? फ्रांस की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो ये टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ हैं, है ना, पावेल ड्यूरोव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान धारा योजना के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से 2025-26 तक कितना बजट प्रस्तावित किया? तो यह बजट है ऑलमोस्ट 10,579 करोड़ रुपए। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा मेडल जीता? तो भारत ने जीता है भैया सिल्वर मेडल। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू करने की घोषणा की? तो सुभद्रा योजना किसकी है भैया? यह है ओडिशा गवर्नमेंट की, कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देता हूं, उसके बाद एक कमेंट ले लूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया था आज, तो वो भी हम कलेक्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा मैं आपको, कमेंट कीजिएगा। निकोलस मादुरो को किस दक्षिण अमेरिकी देश का प्रेसिडेंट चुना गया? तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? तो 27 जुलाई 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बांग्लादेश के ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो यहां पर सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए। अब यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कमेंट में ले लेता हूं, संस्कृति रॉय का कमेंट है। यहां पर इन्होंने कमेंट किया है कि ये 21 अगस्त से क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनकी बिहार पुलिस का एग्जाम था। देखिए इन्होंने कमेंट किया है कि बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए, इन्हें सॉल्व करने में केवल 1 मिनट लगा है, 60 सेकेंड। ओके, इन्होंने नवंबर 2023 में ज्वाइन किया था करंट अफेयर को देखना, और 21 अगस्त 2024 तक इन्होंने करंट अफेयर को देखा है। 1 मिनट लगे इन्हें करंट अफेयर को सॉल्व करने में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि करंट अफेयर के प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक एक फैक्ट को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर आप डेली करंट अफेयर को वॉच करते हैं ध्यान से तो आपका कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डेली करंट अफेयर से ध्यान रखिएगा। सारे करंट अफेयर जो करंट अफेयर है किसी भी एग्जाम में आप इजीली बना लोगे। ओके, इन्होंने धन्यवाद भी दिया है इसके लिए नाम लेकर। पंकज वैष्णव सर आपका धन्यवाद। तो देखिए सिंसियर स्टूडेंट जितने भी होते हैं जो वाकई सीरियस है एग्जाम निकालने के लिए, पोस्ट लेने के लिए, उनकी भाषा शैली अलग ही दिखती है। कमेंट देखते से ही मैंने डिसाइड कर लिया था इसको तो आज डिस्कस कराऊंगा कमेंट को। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने कमेंट किया है, बहुत ही अच्छी भाषा शैली का यूज किया है। वैसे 99% स्टूडेंट जो मुझे डेली देखते हैं वो बहुत ही हम्बली कमेंट करते हैं, मैंने देखा है, सारे कमेंट में पढ़ता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर को रोज वॉच कीजिए, ध्यान से नोट बनाइए। संस्कृति रॉय आपको बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, बिना टेंशन लिए। आप बस अपने एम पर फोकस करिए, अपना कर्म करिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको यहीं पर दे देता हूं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे बीच में पूछ लिया है। सेकेंड क्वेश्चन आज के सेशन से ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? और थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, ओलंपिक में भारत पहला मेडल कब लेकर आया था? पैरालंपिक की बात नहीं हो रही है, ओलंपिक की बात हो रही है। तो तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।